गुड इवनिंग गाइस, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है सबके? वेलकम वेलकम एवरीवन। क्या हाल चाल सबके? आ गए सब लोग? यस, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग। तो इस सेशन के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर जनरल एप्टीट्यूड यानी कि पार्ट ए के पेपर डिस्कशन के बारे में। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि कह रहे हैं कि सर फिजिकल साइंस, केमिकल साइंस और मैथमेटिकल साइंस का पेपर डिस्कशन करवा दीजिए। देखो, फिजिकल, केमिकल और मैथमेटिकल का पार्ट ए बिल्कुल सिमिलर आया था क्योंकि ये सेकेंड शिफ्ट में इन तीनों का पेपर हुआ था। तो पार्ट ए तीनों जगह एक जैसे क्वेश्चन देखने को मिले। तो आपको जिस भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन है, डाउट लग रहा है, वो सारा कंफ्यूजन मैं क्लियर कर दूंगा। और आपको खुद से जो लगता है कि भाई इस क्वेश्चन में सर हम क्या चैलेंज कर सकते हैं, तो मुझे ज़रूर बताना। ठीक है, बाकी एक एक करके हर एक क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सेशन में बस बने रहें। गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग। चलो करें डिस्कस। पहले तो सेशन को शेयर कर दीजिए जिससे कि आपके जो दोस्त हैं जो कि यहाँ पर पार्ट ए को लेके थोड़ा परेशान है, उनकी परेशानी अब दूर हो जाएगी। तो वन बाई वन वी विल डिस्कस। तो पहला जो सवाल है ध्यान से देखिए। आप अपना जो क्वेश्चन पेपर में जो कोड है ना, उसको एक बार चेक कर लेना, उसका आंसर चेक कर लेना। मैं केवल क्वेश्चन बता रहा हूँ क्योंकि ये पॉसिबिलिटी है कि केमिकल और मैथमेटिकल फिजिकल में जो क्वेश्चन कोड है वो हो सकता है मे बी चेंज हो, आई डोंट नो, बट क्वेश्चन सबके सब 20 के 20 सेम थे। थोड़ा सा साउंड को इंक्रीज कर दूं, एक मिनट रुकिए। साउंड तो मुझे लगता है यहाँ से एकदम सही आ रहा है। एक मिनट मैं चेक करके देखता हूँ। ठीक है, वो हो सकता है मे बी चेंज, आई डोंट। आवाज़ देखो, ठीक है, आवाज़ एकदम परफेक्ट। ठीक है, थोड़ा सा अपना वॉल्यूम आप देखो ठीक से खुला है कि नहीं, कि यहाँ से एकदम ठीक है। चलिए, पहला जो सवाल था हमारा, ध्यान से देखिए, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन था। सुरेश आस्क्ड रमेश टू आइडेंटिफाई द पर्सन इन अ फोटो दैट द लेटर इज होल्डिंग। यहाँ पे लेटर का मतलब क्या है? बाद वाला। बाद वाले को बोलते हैं लेटर। दो पर्सन है, सुरेश है और रमेश है, तो लेटर कौन हुआ? रमेश हुआ। सुरेश ने रमेश से पूछा टू आइडेंटिफाई द पर्सन इन द फोटो दैट द लेटर इज होल्डिंग, यानी कि जो रमेश है, रमेश एक फोटोग्राफ होल्ड करा हुआ है अपने हाथों में। अब वो चित्र किसका है हमको नहीं पता, वी डोंट नो। तो सुरेश ने बोला रमेश को कि इस फोटो को आइडेंटिफाई करो, टू आइडेंटिफाई द पर्सन इन द फोटो दैट द लेटर इज होल्डिंग, यानी कि रमेश उसको होल्ड कर रहा है। रमेश रिस्पॉन्ड, रमेश ने बोला आई हैव नो ब्रदर और सिस्टर। रमेश कहता है ना ही मेरा भाई है ना ही मेरा कोई बहन है, पहली बात। हाउएवर दैट मेंस फादर, यानी कि इस फोटो में जो भी पर्सन है, इसके जो पिताजी हैं, इनके जो, इस आदमी के जो फादर हैं, पिताजी हैं, इज माई फादर सन, यानी कि वो मेरे फादर के, इनके जो भी फादर होंगे उनके फादर का क्या होगा? सन होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? क्या होगा भाई? उनके फादर का, यानी कि क्वेश्चन में कह रहा है हाउएवर द मेंस फादर, द मेंस फादर का जो फादर है इज माई फादर सन, यानी कि वो मेरे फादर का कौन है? बेटा होगा। तो कह रहा हु इज द पर्सन इन द फोटो, फोटो में पर्सन कौन होगा? ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या किया आप लोगों ने? रमेश का सन होगा, ऐसा होगा क्या? बताइए, टेल मी। आईपीएस में जनरल एप्टीट्यूड की बुक हिंदी में भी मिलती है क्या? नहीं, हिंदी में फिलहाल अभी बुक नहीं। वी हैव ओनली जनरल एप्टीट्यूड बुक इन इंग्लिश लैंग्वेज, राइट? बात समझ में आ गई सभी को? एक सेकेंड रुके।
क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई रमेश क्या कह रहा है, मेरा ना ही भाई है ना ही कोई बहन है। हाउएवर, तो इसमें मैंने 3 वाला किया है, ओके 3 वाला किया रमेश सन। हाउएवर द मैंस फादर, यानी कि इस आदमी जो भी है इसमें, मैंस फादर जो भी इसके फादर हैं, ओके, यानी कि इसके मैन का जो फादर है इज माई फादर सन, यानी कि मेरे वो फादर का सन होगा, दैट विल बी रमेश सन। ठीक है, चलो इसका आंसर बताओ क्या होगा, इसका आंसर फटाफट से बताइए क्या होगा। यस, देखो क्वेश्चन सीधा सा था, हमें कह रहा है यहाँ पर डेल्टॉइड इज रिटन एज दिस। ठीक है, तो अगर मैं ऐसे लिखता हूं तो बताइए लोशन कुड बी रिटन एज, तो लोशन को हम कैसे लिखेंगे। ध्यान से देखिए, यहां पर डी का जो कोड है वो 3 है, यानी कि इसी तरह से कोड है डी ई एल पी ओ आई डी। तो कह रहा है लोशन का कोड क्या होगा, एल का कोड क्या होगा भाई, एल का कोड है 5, ओ का कोड क्या है 8, टी का कोड क्या होगा, एल ओ टी का कोड हो जाएगा 2, आई का कोड होगा 9, ओ का कोड क्या होगा, ओ का कोड होगा 8, और एन का कोड क्या होगा भाई, एन का कोड तो हमको पता ही नहीं है क्योंकि इसके अंदर एन आ ही नहीं रहा है। तो जरा ध्यान से देखो 58298, 58298, यहाँ तक तो कोड सेम है, लेकिन इस वाले में अगर ध्यान से देखोगे 6 और यहाँ पर क्या है 1, यहाँ पर 6 है और यहाँ पर क्या है 1 है। तो अगर ध्यान से देखोगे तो आपको ये पता लगेगा कि भाई ये जो एन का कोड होगा ना वो यहाँ पे तो होगा नहीं, इसमें से कोई सा भी कोड नहीं होगा। तो 6 अगर देखोगे ध्यान से तो 6 आ रहा है क्या यहाँ पर, नहीं भाई 6 तो नहीं आ रहा है। क्या 1 आ रहा है क्या, हाँ 1 आ रहा है, लेकिन 1 तो कोड ई का है ना, तो ई थोड़ी ना है, इसका मतलब दैट विल बी ऑप्शन नंबर 1 पहला वाला हो जाएगा, क्योंकि एन का कोड इसमें दिया नहीं गया है और ये कह रहा है 1 है, 1 का कोड तो ई हो जाएगा, तो 1 का कोड हो नहीं सकता ई, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है एन लिखा है, दैट्स वाई ऑप्शन नंबर 1 विल बी द आंसर। तो प्लीज़ हिंदी वाली बुक, ओके हिंदी वाली बुक हम लोग बिल्कुल ट्राई कर रहे हैं कि वो दोनों लैंग्वेज में ये किताब अवेलेबल हो, तो अगर ऐसा होता है तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। ठीक है। आइए अगला जो सवाल आपसे पूछा गया था, ये अ कार हैज व्हील्स ऑफ डायमीटर 36 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो कार है जिसका जो व्हील डायमीटर है वो 36 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक कार है उसकी जो व्हील डायमीटर है वो 36 सेंटीमीटर है। इफ इट रन्स एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, देन द रोटेशन पर मिनट आरपीएम विल बी क्लोजेस्ट टू, हमको आरपीएम यहां पर बताना है। सर मगर इस क्वेश्चन का आंसर की में 4 दिया गया है, कौन से वाले क्वेश्चन का आंसर कह रहे हो आप? बताइए। तो इमोशन वाली बैच यूट्यूब पर कंप्लीट होगा क्या? यस बिल्कुल कंप्लीट होगा। ठीक है, आपका जो क्वेश्चन आईडी है ना उसको एक बार चेक कर लेना, क्योंकि यहाँ पे फिजिकल केमिकल मैथमेटिकल के जितने भी क्वेश्चन है ना वो सब एक जैसे हैं, बट मे बी क्वेश्चन आईडी इनका डिफरेंट हो सकता है, मैंने वो चेक नहीं किया, बट क्वेश्चन सारे के सारे सेम है, 20 के 20 तीनों। सर के कई सारे क्वेश्चन का आंसर चैलेंज आंसर की में गलत दिया है। देखो पहली बात है कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो डिस्कस हो चुका है लाइफ साइंस के ऊपर, केमिकल साइंस के ऊपर, मैथमेटिकल, जिस भी आप सब्जेक्ट के हैं, लेकिन पार्ट ए का हम अब डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपको फिर भी लगता है कि कोई क्वेश्चन आप चैलेंज कर सकते हो, पहली बात है आपका डिस्कशन हो चुका है, वहाँ पर अगर सर लोगों ने बताया होगा कि इन क्वेश्चन का आंसर गलत है तो आप वो चैलेंज जरूर करें। ठीक है, बहुत सारे तो मैं नहीं समझ सकता, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि चैलेंज आप कर सकते हैं, वो रेस्पेक्टिव चैनल्स के ऊपर आपको बताया गया है। सही किया था, समझ आ गया, गुड, वेरी गुड रीडर्स इन क्रिएटर। चलो आगे बढ़े, हमसे कह रहा है अ कार
हैज़ व्हील्स ऑफ डायमीटर 36 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर का हमारे पास डायमीटर है। इफ इट रन्स एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, अगर मैं 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता हूं, देन द रोटेशन पर मिनट, हमको ये बताना है कि जो आरपीएम है, रोटेशन पर मिनट है, वो कितना होगा, विल बी क्लोजेस्ट टू व्हाट। तो सीधी सी बात है, अगर 1 घंटे में 60 किलोमीटर जाता है, ठीक है, 1 घंटे में अगर 60 किलोमीटर जाता है तो 60 मिनट में कितना जाएगा, 60 किलोमीटर ही, क्योंकि 1 घंटे का मतलब 60 मिनट। तो 1 मिनट में कितना जाएगा, 1 मिनट में जाएगा 1 किलोमीटर। भाई 60 मिनट में 60 किलोमीटर, 1 मिनट में 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर का मतलब क्या होता है, 1 किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर। अगर एक हमारे पास व्हील है, उस व्हील का जो डायामीटर है वो 36 सेंटीमीटर है, राइट, द डायामीटर इज 36 सेंटीमीटर। नाउ वी हैव टू फाइंड द आरपीएम। हम जब भी पंखा खरीदते हैं तो उसका आरपीएम देखते हैं, ज्यादा आरपीएम का पंखा होगा तो अच्छी हवा देगा, तो यानी कि रेवोल्यूशन पर मिनट, 1 मिनट में कितने रोटेशन करेगा। तो 1 मिनट में 1 किलोमीटर का डिस्टेंस चल रही है वो कार, तो 1 किलोमीटर का मतलब क्या, 100 से और मल्टीप्लाई कर दिया, क्यों, सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1000 मीटर में इतने सेंटीमीटर होंगे। तो इतना डिस्टेंस चलने के लिए हमको ये बताना है कि इसका जो सरकमफेरेंस है, एक बार अगर टायर घूमेगा तो उसका पूरा सरकमफेरेंस कितना होगा, कितना डिस्टेंस चलेगा। तो आरपीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, जितना 1 मिनट में डिस्टेंस चला है उसको डिवाइड कर देंगे एक सरकमफेरेंस के डिस्टेंस के बराबर, क्योंकि एक रेवोल्यूशन में चल रहा है डिस्टेंस, दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई आर। अगर डायमीटर 36 है तो रेडियस कितना होगा, 18। तो यहां से आप इसको कैलकुलेट कर लें, हालांकि इसके लिए आपको कैलकुलेटर की जरूरत पड़ सकती है, जो कि एग्जाम में आपको मिलता है, उसका पूरा यूज करें, ठीक है। तो क्या है, 100000 एंड डिवाइडेड बाय 44 एंड डिवाइडेड बाय 18 एंड मल्टीप्लाई बाय 7, तो ये आता है अप्रोक्सीमेटली 883। सवाल जो पूछा गया था उसमें बोला गया है क्लोजेस्ट टू, यानी कि अप्रोक्सीमेटली आपको बताना है, दैट विल बी 883। तो 883 के सबसे ज्यादा क्लोज कौन होगा, दैट विल बी ऑप्शन नंबर 1, है ना। मैंने भी उसका आंसर 1 किया था, 1 किया था इसका आंसर कह रहे हो क्या, चलो एक बार मैं रीचेक कर लूंगा जो भी आंसर होगा, बट इसका आंसर ये होना चाहिए, राइट। इसमें कोई और लॉजिक लगता हुआ नजर नहीं आता प्लेस वैल्यू का, तो ये ऑप्शन नंबर 1 होना ठीक है। मे बी आपके जो क्वेश्चन, जो आंसर की में जो क्वेश्चन दे रखे हैं ना, जो ऑप्शन दे रखे हैं, वो आगे पीछे हो सकते हैं। हो सकता है केमिकल साइंस वालों के लिए ये वाला ऑप्शन चौथा हो सकता है फिजिकल वालों के लिए ये वाला ऑप्शन पहला हो, इट इज पॉसिबल। तो एक बार चेक कर लेना क्वेश्चन को भी, कि जो क्वेश्चन आंसर आईडी है उसको भी चेक कर लेना, ठीक है। बाकी इसका आंसर क्या होगा, 883 हो जाएगा, यानी कि जो कि अप्रोक्सीमेटली 884 के बराबर होगा, दैट विल बी ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूं कि इनके ऑप्शंस को चेक कर लेना, जो आंसर है उसको चेक करिए, ना कि ऑप्शन नंबर आगे पीछे हो सकते हैं, क्योंकि मैं फिजिकल साइंस का पेपर डिस्कस कर रहा हूँ, केमिकल और मैथमेटिकल में भी सेम पेपर आया था, मे बी उनको रीशफल कर दिया हो। द वैल्यू ऑफ द कंपनी इज मेजर्ड एज द टोटल वैल्यू ऑफ ए शेयर ओन्ड बाय द डिफरेंट इन्वेस्टर। राकेश ओन 2/15 of the share of the company. He sell 1/3 of his share for ₹75,000। अब सवाल ये कह रहा है कि कुछ कंपनी के शेयर हैं, कितने मान लेते हैं, मैं मान लेता हूं कुछ कंपनी के शेयर है मेरे पास 30 शेयर। अब आप बोलोगे सर 30 क्यों माना, 30 मानने के पीछे का क्या रीजन है। इसका रीजन सिंपल सा है, अभी समझ में आएगा। एक कंपनी में कुछ शेयर्स थे, 30 शेयर मान लिए। राकेश ओन 2/15, इसका 2/15 शेयर किसके पास है, राकेश के पास है। तो 30 का 2/15 कितना होगा, 15 से काटो 2 बार, यानी कि 4 शेयर राकेश के पास। तो एक काम करो, इसको 60 मानना चाहिए क्या, कुछ और माने, और भी मान सकते हैं 4, चलो कोई दिक्कत नहीं, 4 इसको ऐसे मान लो,
अब इसका 1/3 क्या कह रहा है, ही सेल्स 1/3 ऑफ द शेयर फॉर ₹75,000। 4 शेयर का 1/3, 4 का 1/3 कितना होगा, 4 का 1/3 होगा 4/3। ये जो शेयर हैं इसने बेच दिए कितने में, 75,000 में। तो मैं ऐसा कह सकता हूं दिस इज इक्विवेलेंट टू 75,000। जितने शेयर उसने बेचे वो कितने हैं, 4/3 शेयर है। तो 4/3 शेयर इतने में बेचे, तो 1 शेयर में कितने में बेचेगा, 1 शेयर बेचेगा 4/3 से डिवाइड हो जाएगा इनटू दिस। तो पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ द कंपनी एट द टाइम। भाई टोटल वैल्यू कितनी कंपनी की, 30 शेयर है उसके अंदर, तो 30 शेयर की वैल्यू कितनी होगी, इंटू 30 कर देंगे। बस कर दीजिए मल्टीप्लाई और सॉल्व करिए, मैं करके देखता हूँ। ये है 75000 इंटू है 30 इंटू है 3 एंड डिवाइडेड बाई है 4। ये आ रहा है हमारा आंसर 1687500। क्या कोई आंसर ऐसा दिख रहा है भाई, ये आंसर ऑप्शन नंबर 2 सेकेंड आंसर। ठीक है, एक कंपनी में कोई शेयर मान लिए मैंने 30 इसलिए माने जिससे इसका 2/15 आसानी से निकल जाए। एक ऐसी वैल्यू मानो ना जिसे 2/15 उसका आराम से निकल जाए, कट जाए पूरी तरह से। तो मैंने 15 का ही मल्टीपल ले लिया, तो 15 का मल्टीपल 30 ले लिया। जब 30 लिया तो इसका 2/15 क्या होगा, 4। ये जो इसके पास शेयर है राकेश के पास, राकेश के जितने शेयर हैं उसका इसने 1/3 बेच दिया, तो 4 का 1/3 कितना होगा, 4/3, जिसका वैल्यू आपको दे रखा है। 1 का वैल्यू निकाल लिया और 30 का वैल्यू निकालना था। तो टोटल जो कंपनी का जो वैल्यू होगा दैट विल बी ठीक है, चलो आगे बढ़े। अगला जो सवाल है आपकी स्क्रीन पे ध्यान से देखिए, इसको क्या कह रहा है, हमसे कह रहा था कैटेगरी कुड बी, अच्छा द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन द 4 कैटेगरी। 4 कैटेगरी आपको दे रखी हैं। अब देखो ये एक्चुअल में टाइम टेकिंग क्वेश्चन था एग्जाम के अंदर, क्योंकि यहाँ पे जो वेन डायग्राम है काफी कॉम्प्लेक्स बना रखा है और यहाँ पे इस तरह से 4 ऑप्शन है। चारों ऑप्शन को ट्राई करने का मतलब है वहां पे आपको 3 से 4 मिनट का समय आराम से लग रहा है। ठीक है, अगर ध्यान से देखा जाए तो इसका सही जो आंसर होगा दैट विल बी दिस, फोर्थ वन, फर्नीचर, चेयर, सीट, सीट्स, वुडन ऑब्जेक्ट। एक एक करके आपको सबको ट्राई करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट वन। क्यों, क्योंकि इसका रीजन ये है कि सबसे पहले अगर हम बात करें फर्नीचर की, तो ये जो बड़ा वाला सर्किल है ना बाहर वाला, ये फर्नीचर के लिए है। और इसके बाद अगर हम बात करें फर्नीचर के अंदर हमारा क्या आएगा, फर्नीचर के अंदर हमारा क्या आएगा, चेयर आएगा। तो चेयर जो वाला जो पार्ट है ये चेयर इसके अंदर आ जाएगा, छोटा वाला जो सर्किल है चेयर के लिए। इसके बाद अगर बात करें सीट, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ना ये वाला सर्किल, ये पूरा यहां से लेके यहां से लेके यहां से लेके ये है सीट। क्यों है ये सीट, क्योंकि सीट पहली बात तो है फर्नीचर भी हो सकता है कुछ ऐसी भी सीट है जो फर्नीचर ना हो, वुडन फर्नीचर हो सकता है हमारा, प्लास्टिक का फर्नीचर हो सकता है, कुछ ऐसी भी सीट्स हो सकती है जो कि फर्नीचर का पार्ट ना हो, तो वो बाहर आ जाएगा ऑटोमेटिकली। बात करें फिर वुडन ऑब्जेक्ट की, भाई जितने भी हम फर्नीचर हम जानते हैं सारे के सारे जो फर्नीचर हैं वुडन थोड़ी होते हैं, कुछ फर्नीचर वुडन होते हैं, कुछ हमारे दूसरे मटेरियल के हो सकते हैं। तो वुडन ऑब्जेक्ट को आप ऐसे लिखोगे, ऐसा सर्किल बनाओगे जहां पे कुछ वुडन चेयर भी आ जाएंगी, कुछ वुडन सीट भी आ जाएंगी और कुछ वुडन फर्नीचर भी आ जाएगा, और बाकी वुडन ऑब्जेक्ट और भी बहुत सारी चीज़ें, जितने हमारे डोर्स हैं, दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, वो सारे वुडन ऑब्जेक्ट के अंदर आ जाएंगी। तो इनको बाहर की तरफ बनाया गया। तो अच्छा क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। अच्छा ओके ठीक है, 2 वाला किया। चैलेंज आंसर की में मंकी वाला राइट आंसर दिया। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, इसको देखिए, सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर ए बी इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर एंड द रिजल्ट इज डिवाइडेड बाई 9। किसी भी 2 डिजिट नंबर में से हमें क्या करना है, सम ऑफ द डिजिट ऑफ द 2 डिजिट नंबर यानी कि ए प्लस बी इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर। तो किसी भी 2 डिजिट नंबर को हम कैसे लिखते हैं, किसी भी 2 डिजिट नंबर को लिखने का जो तरीका होता है दैट इज tan a प्लस बी। ये क्लास 10वीं में हमने पढ़ा था कि एनी
टू डिजिट नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 10a + b। इस फॉर्म में हम उसको लिखते हैं। लेकिन हमसे ये पूछेगा कि टू डिजिट नंबर के डिजिट का सम क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल 89 लिखा है, इनके डिजिट का सम क्या होगा, 8 + 9 होगा। लेकिन इस टू डिजिट नंबर को हम किस फॉर्म में लिखेंगे, 10a + b की फॉर्म में लिखेंगे, जिसमें a हो जाएगा 8, b हो जाएगा 9। जैसे कि 10 × 8 + 9 होगा तो 89 ही, दिस इज जनरल फॉर्म। तो उस टू डिजिट नंबर में से डिजिट के सम को अगर माइनस करेंगे और फिर उसके रिजल्ट को 9 से डिवाइड करेंगे, तो बताइए वो जो रिजल्ट है, द रिजल्ट ऑफ दिस विल बी, का रिजल्ट क्या होगा। तो कर लो सॉल्व। 10a + b -a - b अपॉन 9। तो भाई b और b हो गया कैंसिल, 10a में से a गया तो आएगा 9a, और 9 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा, a आएगा, यानी कि इज ऑलवेज इक्वल टू a के बराबर हो जाएगा। ठीक है, गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ रोज लोटस मैरीगोल्ड प्लांट इन अ गार्डन आर इन द प्रपोर्शन ऑफ 8, 5 एंड 7। ठीक है, रोज हैं, लोटस हैं और कुछ मैरीगोल्ड, इनका जो प्रपोर्शन है वो क्या है, 8, 5 और 7। 80, 50 और 70 मान लेते हैं। क्यों माना, क्योंकि इससे परसेंटेज आसानी से निकल सके। रेशियो तो अभी वही है, रेशियो इज 8, 5 एंड 7। रेशियो तो चेंज किया नहीं मैंने बस 80, 50 और 70 कर दिए, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब कह रहा है बाद में क्या हो, लेटर 75% ऑफ दिस, 40% ऑफ दिस एंड 50% ऑफ दिस मोर प्लांट्स ऑफ देयर रेस्पेक्टिव कैटेगरी वर एडेड। इनमें मैंने इन कैटेगरी को और ऐड कर दिया, इतने परसेंट और रोज, लोटस और मैरीगोल्ड प्लांट्स लगा दिए। तो बताइए अब नया जो प्रपोर्शन होगा प्लांट्स का, व्हाट विल बी द न्यू प्रपोर्शन। तो सीधी सी बात है, 80 का 75% निकालो। 80 का 75% कितना होगा, 25 से 3 बार, 25 से 4 बार, 20 यानी कि 60। 60 मैंने और रोज के प्लांट लगा दिए, तो टोटल कितने होगा, 80 और 60, 140। 50 का 40% कितना होगा, 50 का 40%, 5 4 जा 20, 20 हो जाएगा। 70 का 50% यानी कि 70 का आधा, 35। अब कितने हो गए लोटस के, 50 और 20 70, और मैरीगोल्ड कितने हो गए, 70 और 35, 105। यानी कि कुल मिला के रोज, लोटस और मैरीगोल्ड के प्लांट इतने हैं। अब मुझे ये बताइए कि इसका नया प्रपोर्शन क्या होगा। तो काट दो, किससे काटें, 7 से काट दो, 5 से काटो, 4 2 3, 4 2 3, ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर। इज इट क्लियर, बताइए। तो मेरे एप्टीट्यूड में 4 गलत थे इस बार। अच्छा ठीक है, तो कोशिश किया करो कि नेगेटिव मार्किंग कम से कम करें, क्योंकि जनरल एप्टीट्यूड के अंदर मैथमेटिकल जो पार्ट होता है ना, उसमें तो श्योर शॉर्ट सीधा सीधा होता है, या तो आता है आंसर या तो नहीं आता है। बीच की चीज उसमें नहीं है कि ऐसा हो सकता है, इसमें तो श्योर शॉर्ट होता है। ठीक है, इसलिए नेगेटिव मार्किंग के चांस कम होने चाहिए थोड़े। जैसे कि इसका आंसर 4 2 3 आया तो आपको दिख जाएगा ऑप्शन में। नेक्स्ट, अगला सवाल कुछ इसी तरह का था। द इनिशियल मंथली सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय जॉन, 3 लोग हैं, जॉन है, रिया है और सुनील है। ठीक है, ये 3 लोग हैं, इनकी जो सैलरी है उनकी रेशियो कितनी है, 4 3 और 5। 4 3 और 5 का रेशियो है। आफ्टर एन इंक्रीज ऑफ ₹10,000 मंथली टू ऑल। क्या कह रहा है, यहां पे अगर इंक्रीमेंट आता है 10,000 रुपए का, सब में सबका इंक्रीमेंट हो गया, कितने का, 10,000 का, 10K 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 का इंक्रीमेंट हो गया, तो इसकी वजह से इनका जो नया रेशियो हुआ, नया रेशियो कितना है, 6 5 और 7। पहले सैलरी का रेशियो कितना था पुराना, पहले का रेशियो है 4 3 5 और नया रेशियो है 6 5 और 7। ठीक है, सबका इंक्रीमेंट बराबर बराबर हुआ है 10 हज़ार का। अब देखो सबका इंक्रीमेंट कितना है, 4 से 6, 3 से 5, 5 से 7, 2 का इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा रेशियो में। अगर रेशियो में बराबर बराबर का इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है 2 2 2 का, यानी कि रेशियो एकदम सही है, यहाँ पे कुछ भी छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं।
तो मैं ऐसा कह सकता हूं 2 इज इक्विवेलेंट टू 10,000। रेशियो में 2 के बढ़ने का मतलब क्या है? रेशियो में अगर 2 बढ़ा इसका मतलब 10,000 का सैलरी बढ़ा है, तो 2 इज इक्विवेलेंट टू 10,000। 1 विल बी इक्विवेलेंट टू 10/2। पूछ क्या रहा है? इनिशियल सैलरी ऑफ सुनील, सुनील की जो इनिशियल सैलरी है इसका मतलब बताना है। 5 का मतलब, अगर 2 का मतलब 10,000 है, 1 का मतलब 10,000/2 हो जाएगा, तो 5 का मतलब इंटू 5 हो जाएगा। बस सिंपल कैलकुलेशन कर लो। 5,000 आएगा, 5,000 इंटू 5 यानी कि 25,000। 25,000 विल बी द सैलरी ऑफ सुनील। ऐसे करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 25,000। अगला जो सवाल था आपका ये था डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का। कह रहा है कविता स्टार्ट्स फ्रॉम हर हाउस एंड वॉक 200 मीटर नॉर्थवर्ड। ये नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ जाती है, तो डायरेक्शन देख लो, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। अगर ये नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ जाती है 200 मीटर, ऐसे मान लेते हैं ये इसका घर है, यहाँ पर अपने घर से जाती है। टर्न्स 45 डिग्री राइट, राइट तो ये हुआ, लेकिन राइट में नहीं गई, राइट में 45 डिग्री गई, तो 45 डिग्री कहां पर होगा? ये होगा, दिस विल बी 45 डिग्री राइट, ठीक है। कितना गई? 70 मीटर, 70 मीटर गई 45 डिग्री पे। आफ्टर दैट शी टर्न 90 डिग्री राइट, यहां से 90 डिग्री राइट गई और 70 मीटर का डिस्टेंस फिर से चला। यहां से अगर ये राइट लेगी, राइट का मतलब 90 डिग्री, लेफ्ट और राइट का मतलब होता है 90 डिग्री। अगर 45 डिग्री बोलेगा यानी कि उनके बीच में कहीं जा रही है इस तरह से। यहां से अगर ये राइट लेगी तो नीचे की तरफ 70 मीटर और चलेगी, यानी कि बेसिकली ए बी सी ये बन जाएगा एक आइसोसीलस ट्राइंगल। दिस इज आइसोसीलस ट्राइंगल जिसमें ये साइड बराबर है। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लोजेस्ट वैल्यू ऑफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन कविताज करंट लोकेशन एंड हर हाउस। उसके घर से उसके करंट लोकेशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो हमको बताना है, तो यही तो शॉर्टेस्ट पाथ होगा। इसको अगर मैं डी मान लेता हूं तो सी से लेके डी तक की लंबाई बतानी है, तो सिंपल सी बात है। अगर ये 70 है, ये 70 है, तो ये कितना होगा बताओ? बी से लेके सी तक का डिस्टेंस कितना होगा? तो बी से लेके सी तक का जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। पाइथागोरस लगा दो तो ये आएगा 70√2। पाइथागोरस जब लगाओगे तो बी सी का वैल्यू क्या आएगा? 70√2, क्योंकि ए बी और ए सी तो 70 है, दिस विल बी 70√2। एक बार फिर से पाइथागोरस लगा दो बी सी डी ट्राइंगल में, ट्राइंगल बी सी डी में, तो यहां से डी और सी निकाल लो। डी सी कितना आएगा? 200 का स्क्वायर प्लस 70√2 का स्क्वायर, तो 2 बार पाइथागोरस आपको लगाना था। तो डी सी का वैल्यू कितना आने वाला देखो, 200 का स्क्वायर हो जाएगा 4,0,0,0,0, √2 का स्क्वायर होगा 2, 70 का स्क्वायर हो जाएगा 4,900। तो 49 का डबल कितना होता है? 98,000 दिख रहा है। अब यहां से डीसी का वैल्यू निकाल लीजिए, इसी कैलकुलेशन के लिए आपको कैलकुलेटर दे रखा होता है, 9800 ये हो जाएगा 4। इसका रूट निकालिए, पहले मैं निकाल के देखता हूं, कैलकुलेटर का यूज हम कर सकते हैं एग्जाम में। अंडर रूट ऑफ 49800, 223 आ रहा है, 223 पॉइंट समथिंग, 223 पॉइंट कितना 159, तो किसके बराबर होगा ये वैल्यू? ऑप्शन नंबर 4 के बराबर। बात समझ में आ गई? यही हमसे कह रहा था, क्लोजेस्ट वैल्यू का मतलब समझते हो? अप्रोक्सीमेटली पूछ रहा है, अप्रोक्सीमेटली इट विल बी 2 to 3 मीटर। तो आपको सिंपल सा ये बनाना था डायग्राम। आइए अगले सवाल पे बढ़े, बोलो। अभी बस आप लोग क्वेश्चन चेक कर लो, कौन कौन सा आप लोग क्वेश्चन गलत लग रहा है या कोई कंफ्यूजन है तो उसको यहाँ पे क्लियर कर लो। राहुल एंड हिज फादर स्टार्टेड जॉगिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। एक सर्कुलर ट्रैक इस तरह से, इसमें राहुल और उसके पिताजी क्या कर रहे हैं? इस सर्कुलर ट्रैक पे भाग रहे हैं। इस तरह के सर्कुलर ट्रैक पे अगर भाग रहे हैं
रेडियस इज ग्रेटर देन 2, ओके। राहुल कंप्लीटेड 1 राउंड एंड स्टॉप। राहुल ने यहाँ से अगर अपना एक राउंड लगाना शुरू किया तो उसने पूरा राउंड लगाया कंप्लीट राउंड लगाने के बाद वो दोबारा से अपने इनिशियल पॉइंट पे पहुंच जाएगा, ठीक है भाई। हिज फादर गॉट टायर्ड हाफ वे इनटू द फर्स्ट राउंड, लेकिन उसके पिताजी क्या हुआ, आधे रास्ते में ही टायर्ड हो गए। इस तरह से जा रहे थे इस पाथ पे, लेकिन आधे रास्ते में ही यहाँ पर पूरी तरह से थक चुके हैं। इनटू द फर्स्ट राउंड एंड रिटर्न टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, लेकिन आधे रास्ते पे थकने के बाद ये स्ट्रेट लाइन में वापस आ गए अपने ही इनिशियल पॉइंट पे। राहुल तो पूरा एक चक्कर लगा के आ गया, लेकिन उसके पिताजी आधे रास्ते में थक गए और बिल्कुल फिर सीधे स्ट्रेट आ गए इस तरह से। तो कैसे आएंगे तो और लंबा रास्ता चलना पड़ेगा, स्ट्रेट आ गए इस तरह से। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय द राहुल एंड हिज फादर। राहुल और उसके फादर के द्वारा चली गई टोटल डिस्टेंस हमको बतानी। तो सिंपल सी बात है, इसकी रेडियस को अगर आप आर मानते हो, रेडियस आर मान लो, तो उसका सरकमफेरेंस कितना होगा 2 पाई आर। ये तो राहुल ने चली है डिस्टेंस सरकमफेरेंस के बराबर सर्किल के, लेकिन उसके पिताजी ने कितनी चली 2 पाई आर का आधा, 2 पाई आर का आधा यानी कि हाफ द सरकमफेरेंस, केवल पाई आर हो जाएगा। लेकिन ऐसे भी तो आए हैं फिर डायमीटर के लॉन्ग, ये डायमीटर के लॉन्ग भी आए हैं, तो डायमीटर क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ आर, रेडियस का डबल हो जाएगा। यहाँ से आर कॉमन ले लो नीचे से, दोनों जगह से ऊपर से काट दो, क्या बचेगा 2 पाई, यहाँ बचेगा पाई प्लस 2, दैट इज द रेशियो। तो 2 पाई अपॉन पाई प्लस 2, ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर। ये सही आंसर था इसका, ठीक है। यही आंसर दिया गया था आंसर की में एक बात बताओ मुझे। यस, गुड, वेरी गुड। चलो आगे बढ़े। अगला सवाल क्या है, अ सिलेंड्रिकल कंटेनर ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर वॉज फिल्ड विद वाटर अप टू 25 सेंटीमीटर हाइट, यानी कि 25 सेंटीमीटर हाइट तक एक सिलेंड्रिकल कंटेनर भरा हुआ था। मान लो ये सिलेंड्रिकल कंटेनर है और ये भरा हुआ है अप टू अ हाइट ऑफ 25 सेंटीमीटर, और इसकी जो रेडियस है वो आपको दी गई है, रेडियस कितनी है 20 सेंटीमीटर, और पानी जहां तक भरा हुआ है, उसकी हाइट कितनी है 25 सेंटीमीटर, ठीक। अ सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर, यानी कि एक सॉलिड स्फेरिकल बॉल है जिसका रेडियस आपको दिया गया है 7 सेंटीमीटर। ये स्फेरिकल बॉल इस पानी के अंदर डाली गई, रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर। अब जैसे ही मैंने इसमें बॉल डाली तो ऑब्वियस सी बात है इसके पानी का लेवल ऊपर बढ़ेगा, ऐसा ही तो होता है। एक बकेट में पानी भरा है, मैंने उसमें कपड़े भिगो के डाल दिए धोने के लिए, उसका वाटर लेवल बढ़ जाएगा। वैसे ही अगर इसमें बॉल डाली 7 सेंटीमीटर की तो पानी का लेवल राइज कर जाएगा, मान लेते हैं यहाँ तक, ये है राइज इन वाटर लेवल। कितनी हाइट तक बढ़ा, h हाइट मैंने इसको मान लिया। यही क्वेश्चन में कह रहा है अप्रोक्सीमेट व्हाट वुड बी द अप्रोक्सीमेट इंक्रीज इन द वाटर लेवल इन द कंटेनर आफ्टर द बॉल वाज फुली इमर्ज। तो जब भी पानी का लेवल बढ़ता है ना, तो सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जो भी आपने उसके अंदर डाला है उसका जो वॉल्यूम होगा, उस बॉल का जो वॉल्यूम होगा, वो पानी के लेवल में जितना इंक्रीमेंट आया है उसके वॉल्यूम के बराबर होगा। तो पानी का लेवल कितना बड़ा है, इतना बड़ा है, तो इतने पार्ट का जितना वॉल्यूम होगा वो इसके वॉल्यूम के बराबर होगा, क्योंकि इसके पानी के अंदर जाने से जितना पानी डिस्प्लेस हुआ वो इसके वॉल्यूम के बराबर होगा। तो क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल कंटेनर। जितना पानी का लेवल ऊपर बढ़ा है उतने का ही वॉल्यूम लगाएंगे हम सिलेंड्रिकल कंटेनर का। तो स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, रेडियस हमको दे रखी थी 7, तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है स्फीयर का वॉल्यूम। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर, रेडियस कितना है 20 स्क्वायर इंटू एच। अब कहीं सिलेंडर की हाइट 25 मत लगा देना, ये 25 तो पानी भरा हुआ है जहां तक वो दे रखा है, लेकिन बॉल को डालने के बाद उसका वाटर लेवल कितना और राइज हुआ, दैट इज द एक्चुअल हाइट। ये एच जो हाइट है ना, ये पानी का लेवल कितना बड़ा, यही तो पूछ रहा है, तो इसको मैंने एच मान लिया, तो ये वाली एच लगानी है, ना कि पानी। अब पानी कितना भी होता है उसके अंदर उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उससे मतलब नहीं है।
बाद में कितना राइज हुआ है इनिशियल के रेस्पेक्ट में, वो हमको बताना है। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर लो, 4/3 इंटू 7 का क्यूब कितना होता है 343, तो ये हो जाएगा 400 इंटू 8। अब तो यूज़ करना पड़ेगा हमको थोड़ा सा कैलकुलेटर, ये हो जाएगा, चलो कर लेते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली आपको पता लग जाएगा कैलकुलेटर से। एक सेकेंड 343 डिवाइडेड बाई 3 कर दिया, और फिर डिवाइड कर दिया किससे हमने, 100 से। तो ये आ रहा है 1.14, ये आ रहा है 1.14 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 1 के अप्रोक्सीमेट कहाँ लिखा था, ये अप्रोक्सीमेट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेट वाले बहुत सारे सवाल आए हैं जो कि आपको कैलकुलेटर जो दे रखा होता है एग्जाम में उसका यूज करना होता है। इज इट क्लियर? तो मेंसुरेशन का सवाल था जहाँ पे वॉल्यूम को बराबर रखना है। एक कहानी आपने सुनी होगी बचपन में कि भाई एक घड़ा था, घड़े में पानी था, लेकिन कौवे ने कंकड़ डाले, पानी ऊपर आ गया, उसने पी लिया। वही कॉन्सेप्ट यूज हुआ है कि जितना उस पत्थरों का वॉल्यूम था, कंकड़ों का वॉल्यूम था, वो पानी में जितना राइज हुआ उसके वॉल्यूम के बराबर होगा, तो पानी ऊपर आ जाएगा। नेक्स्ट, एक सवाल ये पूछा गया था, द मार्केट शेयर परसेंट एंड द एनुअल प्रोडक्शन ऑफ द स्कूटर फ्रॉम 5 ऑटोमोबाइल कंपनी PQRST आर गिवन इन द ग्राफ। ठीक है, यहां पर आपको दे रखी हैं 5 कंपनियां, और उस कंपनियों में मार्केट शेयर दे रखा है कितना परसेंटेज का है, और उनका जो प्रोडक्शन है थाउजेंड्स में वो आपको दिया है। ठीक है, अब सवाल पूछ क्या रहा है, कह रहा है इफ द प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेशियो ऑफ द मार्केट शेयर एंड टू द प्रोडक्शन, यानी कि किसी भी कंपनी का जो प्रॉफिट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, उस कंपनी के मार्केट शेयर पे टू प्रोडक्शन। मार्केट शेयर और प्रोडक्शन के रेशियो पे डिपेंड करेगा डायरेक्टली हमारा प्रॉफिट, जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेशियो ऑफ मार्केट शेयर टू द प्रोडक्शन, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है। स्टेटमेंट नंबर जो एक्स है दैट इज कंपनीज T&P हैव द सेम प्रॉफिट। तो भाई सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पता लग गया कि प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, कि मार्केट शेयर और प्रोडक्शन का रेशियो, तो जिसका रेशियो सबसे ज्यादा होगा उसका प्रॉफिट सबसे ज्यादा होना चाहिए। कंपनी T&P है द सेम प्रॉफिट, चेक करके देख लेते हैं भाई, लेकिन एक काम करना पड़ेगा ना, इस क्वेश्चन में हमको सबका निकालना ही पड़ेगा, P का भी निकालना पड़ेगा, P का भी, R का भी, S का भी, तभी हम बता पाएंगे कि स्टेटमेंट नंबर कौन कौन से सही है कौन से गलत है। तो अगर मैं P की बात करूं, P का जो अगर प्रॉफिट निकालता हूं तो मार्केट शेयर कितना है 17%, तो केवल 17 रखिए, और P का प्रोडक्शन कितना है 80 से डिवाइड कर दो। कंपैरिजन करने के लिए इतना सफिशियंट है। एक्चुअल वैल्यू हमको मार्केट शेयर की पता ही नहीं है, फिर भी हम इसको निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको एक्चुअल वैल्यू नहीं निकालनी है, वी हैव टू जस्ट कंपेयर कि किसका प्रॉफिट ज्यादा है किसका कम है। तो उसके लिए आप परसेंटेज ही लगा दोगे तो काफी है। क्यू कितना हो जाएगा, क्यू का कितना है 25 अपॉन कितना है 120। आर का कितना है भाई, आर का है 24, और प्रोडक्शन कितना है भाई, ये तो 100 और 120 के बीच में लग रहा है, 110 होगा। PQR एस का कितना है 14%, और ये कितना है 80। ई का कितना है भाई 20%, और ये कितना है 100। चलो अब उठाते हैं कैलकुलेटर, क्योंकि बिना उसके काम नहीं चलेगा। ठीक है, 17 को डिवाइड करो 80 से, भाई कितना आएगा, ये आएगा 0.2125। 25 को डिवाइड करो 120 से, तो ये आएगा भाई 0.208। 24 को डिवाइड करो भाई 110 से, तो ये आएगा कितना 0.218। 14 को डिवाइड करो किससे 80 से, सॉरी 80 से, तो ये कितना आएगा, 14 ये वाली बस है ना, ये आएगा 0.175, ये तो हो जाएगा अपना 0.2। ठीक है, इतना तो हमें कैलकुलेट फटाफट से करना पड़ेगा। अब इसका आंसर हम फटाफट से कर सकते हैं, जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है कंपनी T&P है द सेम प्रॉफिट। देखो T और P का सेम प्रॉफिट है क्या, T और P का सेम प्रॉफिट है, T और P नहीं, 0.2125 है, इसका केवल 0.2 है, ये तो गलत हो जाएगा, इसका मतलब दिस विल बी रॉन्ग वन। कंपनी आर हैज द मैक्सिमम प्रॉफिट, क्या कंपनी आर का प्रॉफिट मैक्सिमम है, आर कंपनी का प्रॉफिट मैक्सिमम है 0.218, क्या 0.218 से वैल्यू किसी की ज्यादा नहीं है क्या, हाँ ये बात एकदम सही है। ये 2125 है, ये 218 है, तो ये बात एकदम सही है।
कंपनी आर का प्रॉफिट सबसे ज्यादा है, कंपनी एस हैज द मिनिमम प्रॉफिट, एस का प्रॉफिट मिनिमम है, एस कहां पर है ये, सही बात है, इससे कम वैल्यू कहीं भी दिख नहीं रही है हमको, यानी कि एस हैज द मिनिमम प्रॉफिट, ये भी सही है, ये भी सही है, तो वाई एंड जेड विल बी द राइट आंसर। बात समझ में आ गई? जस्ट वी हैव टू रीड आउट द क्वेश्चन, क्वेश्चन को देखना है और ये पता चल जाएगा कि प्रॉफिट किससे निकल के आ रहा है, शेयर और प्रोडक्शन के रेशियो से हमें प्रॉफिट मिल जाएगा, फिर कंपेयर कर लेना, इसमें से एक्स स्टेटमेंट नंबर वाई और जेड हमारा सही हो जाएगा और एक्स वाला गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा वाई एंड जेड। नेक्स्ट, अगला जो सवाल था, ये क्वेश्चन है हमारा किसका, सिलॉक्स का, जो कि वेन डायग्राम के अंदर ही आता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट नंबर 1 हमसे कह रहा है ऑल बुकलेट्स आर मैनुअल, सारी की सारी जो बुकलेट है हमारी वो मैनुअल है, ऑल बुकलेट्स आर मैनुअल, ठीक है भाई, यानी कि मैनुअल के अंदर सारी की सारी बुकलेट आ जाएंगी। ऑल मैनुअल आर कैटलॉग, सारे मैनुअल हमारे क्या है, कैटलॉग हैं, तो सारे के सारे मैनुअल कैटलॉग के अंदर आ जाएंगे, अगर कैटलॉग का पार्ट है वो सारे के सारे मैनुअल, तो ये आपका वेन डायग्राम बनेगा। इफ स्टेटमेंट नंबर 1 एंड 2 आर ट्रू, अगर ये सही स्टेटमेंट है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन कैन बी कंक्लूसिव ड्रॉन, तो कौन से स्टेटमेंट हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। ऑल मैनुअल आर बुकलेट, सारी की सारी मैनुअल बुकलेट के अंदर आएंगी क्या, नहीं, ये तो गलत है ना, सारी की सारी मैनुअल बुकलेट के अंदर आ जाएं ये जरूरी थोड़ी है, मैनुअल का ये जो बाहर वाला पार्ट है ये बुकलेट का पार्ट थोड़ी ना है, दैट विल बी रॉन्ग। ऑल कैटलॉग आर बुकलेट, सारी की सारी जो कैटलॉग है बुकलेट का पार्ट होंगी, नहीं भाई ये भी गलत है, जो बाहर वाला पार्ट है कैटलॉग का ये बुकलेट कैसे हो सकता है, दिस इज रॉन्ग। ऑल बुकलेट आर कैटलॉग, सारी की सारी बुकलेट कैटलॉग का अंदर होंगी, हाँ भाई ये सही है, क्योंकि सारी की सारी बुकलेट आखिरकार मैनुअल के अंदर है और सारा का सारा मैनुअल कैटलॉग के अंदर है, तो ऑब्वियसली बुकलेट भी कैटलॉग के अंदर ही तो आ रही है, ये सबसे अंदर है, ये उसके बाहर है, ये सबसे बाहर है, तो ऑब्वियसली बात है ये इसके अंदर ही होगा, तो ऑल बुकलेट्स आर कैटलॉग, यस दैट विल बी थर्ड वन। सर हमने 2 किया था लेकिन आंसर थर्ड है, बिल्कुल आंसर का थर्ड ही होगा, ठीक है, आंसर विल बी थर्ड वन, ऑल बुकलेट्स आर कैटलॉग, यस। फिर कह रहा है ऑल कैटलॉग आर मैनुअल, सारे के सारे कैटलॉग मैनुअल होंगे, नहीं, जो बाहर वाला पार्ट है कैटलॉग का ये मैनुअल कैसे हो सकता है, मैनुअल वाला पार्ट तो अंदर है ना, दैट विल बी रॉन्ग, ओनली थर्ड वन विल बी द राइट आंसर, ठीक है। आगे ध्यान से देखिए, व्हाट विल बी द डिजिट, व्हाट विल बी द डिजिट एट द यूनिट प्लेस ऑफ 1 क्यूब 2 क्यूब अप टू 9 क्यूब, सिंपल सी बात है, हमको यहाँ पे इसका केवल कैलकुलेट करके यूनिट डिजिट बताना है, तो यूनिट डिजिट कैसे बताएंगे, देखो 1 का क्यूब क्या होता है 1, 2 का क्यूब कितना होगा, 2 का क्यूब होगा 8, 3 का क्यूब, 3 का क्यूब कितना होता है 27, लेकिन हमको केवल यूनिट डिजिट बताना है, यूनिट डिजिट तो पहला जो डिजिट है वही बताना है, तो 7 लिखना है केवल। 4 का क्यूब कितना होता है 64, तो 64 का यूनिट क्या क्या होगा 4। 5 का क्यूब कितना होता है 125, तो केवल क्या लिखेंगे 5। 6 का क्यूब कितना होता है 216, तो केवल क्या लिखेंगे 6। 7 का क्यूब कितना होता है 343, तो क्या लिखेंगे केवल 3। ऐसे ही 8 का क्यूब हमको भी नहीं पता क्या होता है, 8 8 जा 64, 64 का 4 पकड़ लो, 8 से मल्टीप्लाई करो 2 आएगा, ठीक है। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, उठाइए अपना कैलकुलेटर एग्जाम में और उसको मल्टीप्लाई करके देख लो, 8 इंटू 8 इंटू 8 ये होता है 512, 512 का 2 पकड़ लो। ऐसे ही 9 का क्यूब कितना होता है, 9 का क्यूब होता है कितना 729, 729, तो 9 पकड़ लीजिए, इसमें केवल हमको यूनिट डिजिट को पकड़ना है और कुछ भी नहीं। 9 और 1 हो जाएगा 10, ये 10 हो गया, 8 और 2 ये भी 10 हो गया, 7 और 3 ये भी 10 हो गया, 30 तो यही हो गया, उसके बाद 6 और 4 ये भी 10 हो गया, 40 और 5 45, 45 आ रहा है, इसका ये लास्ट डिजिट क्या होगा 5, द लास्ट डिजिट विल बी 5, सॉरी 5 था और 5 ही किया था, यस 5 ही इसका आंसर होगा। बात समझ में आ गई सभी को, जस्ट वी हैव टू कैलकुलेट द यूनिट डिजिट, तो सबका इंडिविजुअल यूनिट डिजिट निकाल लीजिए, सबको प्लस करिए तो आएगा 45, तो 45 का भी जो लास्ट डिजिट होगा जिसको हम यूनिट डिजिट बोलते हैं, दैट विल बी द आंसर, ठीक है ना, यस। आगे बढ़े,
कुछ क्वेश्चन और बचे हैं, 5 क्वेश्चन और बचे हैं, उसको कर लेते हैं फटाफट से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी को एक बार याद दिला दूं कि अपना जो सुपर इमोशन बैच है वो स्टार्ट हो चुका है फ्रॉम 29 जुलाई। अगर आप केमिकल साइंस, फिजिकल साइंस, मैथमेटिकल या लाइफ साइंस के स्टूडेंट्स हो तो आप सभी के लिए एक अच्छा मौका है एक फ्रेश स्टार्ट करने का और दिसंबर वाले एग्जाम को टारगेट करने का। तो अभी जाइए जुड़ जाइए, क्योंकि 29 जुलाई यानी कि लास्ट वीक ये क्लास ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। अब ज़्यादा देर ना करें, है ना। चलो अगला जो सवाल हमसे पूछा गया था, कह रहा है कि अ नंबर इज मिस्टेकनली, गलती से डिवाइड कर दिया गया, डिवाइडेड बाय 2 इंस्टेड ऑफ बीइंग मल्टीप्लाइड। भाई किसी नंबर को मुझे मल्टीप्लाई करना था 2 से, लेकिन गलती से मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। व्हाट इज द चेंज इन द रिजल्ट कॉज्ड बाय दिस मिस्टेक। इस गलती से क्या हुआ, जितना रिजल्ट में चेंज आया परसेंटेज वो हमको बताना है। एक बात सुनिए, एक नंबर x मान लो, ठीक है, मुझे करना क्या था, उसको मुझे करना था 2 से मल्टीप्लाई, लेकिन कर क्या दिया मैंने, 2 से डिवाइड कर दिया। ये मुझे करना था, ये मैंने गलती से कर दिया। तो बताइए कितना परसेंटेज चेंज हुआ उसमें। उसका पहले रेशियो निकाल लो। व्हाट इज द रेशियो, रेशियो इज 2:1/2। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर लो, क्योंकि इसको मुझे फ्रैक्शन में नहीं चाहिए, वी डोंट वांट दिस इन फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में अगर नहीं चाहिए तो मल्टीप्लाई करो, 4 हो जाएगा, ये रेशियो 1। यानी कि एक्चुअल वैल्यू तो 4 होनी चाहिए थी, लेकिन गलती से कितनी हो गई, गलती से तो वो 1 बन गई। तो कितना परसेंटेज चेंज हुआ, परसेंटेज चेंज। तो इनिशियल और फाइनल वैल्यू के बीच में डिफरेंस कितने का है, 4 और 1 के बीच का डिफरेंस कितना, 3 का डिफरेंस है। 3 की एरर आ रही है यहाँ पर, 3 इज द एरर। तो एरर को ऊपर लिखिए और एक्चुअल वैल्यू कितनी है तो नीचे लिखिए, इंटू 100। तो एक्चुअल वैल्यू से कितना डेविएट किया है वो आपको बताना है। जितना एरर है उसको ऊपर लिखो, एक्चुअल जो ओरिजिनल वैल्यू उसको नीचे लिखिए, इंटू 100। 25 टाइम्स 25 इंटू 3 75। 75% का यहाँ पर आपको चेंज देखने को मिलेगा। इज इट क्लियर, यस। सर हमने 100 किया था और आंसर की में आंसर 100 ही था, नहीं 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 100 नहीं होगा इसका आंसर, आंसर इसका 75% होगा। ध्यान से देखिए इसमें क्या बोल रहा है, अ नंबर और मिस्टेकली डिवाइडेड बाय 2 इंस्टेड ऑफ बीइंग मल्टीप्लाइड बाय 2। ठीक है, अगर आप नंबर को 100 भी अगर 50 मान लो, ठीक है, आप मान लो नंबर क्या था 50 था, मुझे करना था उस 50 को मल्टीप्लाई किससे, 2 से, लेकिन मैंने गलती से उसको क्या कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। 50 इंटू 2 कितना होगा 100, एक्चुअल में डिवाइड कर दिया तो कितना हो जाएगा 25। तो एक्चुअल नंबर से कितना कम हो गया, एक्चुअल नंबर से कितना कम है 75 कम है। तो 75% का ही आपको चेंज देखने को मिलेगा। अगर आंसर की में आपकी आंसर की में अगर एक इसका आंसर 100 दिया गया है तो उसको चैलेंज कर दो जाके, ठीक है, इसका आंसर 75 होगा। एक बार क्वेश्चन भी चेक कर लेना क्या यही क्वेश्चन था कि आपके शिफ्ट में कि नहीं। ठीक है, ये तो फिजिकल साइंस का पेपर है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन बाकी जगह भी पूछा गया। नेक्स्ट 4:1 देखकर मैंने 25% कर दिया, नहीं नहीं आपको चेंज पूछ रहा था। क्या पूछ रहा था, चेंज कितना है। इनिशियल वैल्यू अगर आपकी 4 है, आ गई इनिशियल वैल्यू अगर आपकी 4 है बट एक्चुअल वैल्यू कितनी आई, होना ये था, हो ये गया, तो कितने का डिक्रीमेंट हुआ, एक्चुअल वैल्यू से 3 का डिक्रीमेंट हुआ, उसको ऊपर लिखिए। एक्चुअल वैल्यू कितनी थी 4 इंटू 100। व्हाट इज द चेंज इन द रिजल्ट कॉज्ड बाय दिस मिस्टेक। एक्चुअल जो रिजल्ट था उससे कितना चेंज हुआ इस गलती की वजह से। तो आपको किससे कंपेयर करना है, वी हैव टू कंपेयर विद द एक्चुअल वैल्यू, जो एक्चुअल वैल्यू होनी चाहिए थी। तो एक्चुअल वैल्यू से कंपेयर कर रहे हो तो उसको नीचे लिखना चाहिए। ठीक है, यस। आइए अब हमसे कह रहे हैं 3 आइडेंटिकल सेमी सर्कल्स आर अरेंज एज शोन। 3 जो सेमी सर्कल है उनको हमने इस तरह से अरेंज किया हुआ है। हमसे ये कह रहा है क्वेश्चन के अंदर फाइंड द वैल्यू व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द सेमी सर्कल। ओके, 3 सेमी सर्कल हैं, तीनों के तीनों एक जैसे हैं, उनको इस तरह से पैटर्न में रखा गया है और हमको ये बताना है इसका डायमीटर क्या होगा। सारे सब्जेक्ट में एप्टीट्यूड पूछा गया था क्या, हाँ भाई सारे सब्जेक्ट में एप्टीट्यूड पूछा जाता है, चाहे लाइफ साइंस हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या मैथमेटिक्स हो। ठीक है, आइए इसको सिंपल सी बात है, हम क्या करें,
डायमीटर को डी मान लेते हैं क्योंकि सारे के सारे सेमी सर्किल एक जैसे हैं, आइडेंटिकल हैं। अगर इनकी डायमीटर डी है तो ऊपर वाले एक इक्वेशन बनाइए, यहाँ से लेके यहाँ तक डी, ये कितना हो जाएगा 10, यहाँ से लेके यहाँ तक डी। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ डी प्लस 10 प्लस डी, यहाँ से यहाँ तक की जो भी लेंथ है वो कितनी होगी, डी प्लस 10 प्लस डी, किसके बराबर होगी। अब नीचे देखो 15, यहाँ से लेके यहाँ तक डी, यहाँ से लेके यहाँ तक 15, 15 प्लस डी प्लस 15, इन दोनों के बराबर रख दीजिए। समझ में आई बात। एक इक्वेशन यहां से बनेगी डी प्लस 10 प्लस डी, एक नीचे से बनेगी 15 प्लस डी प्लस 15। तो यहाँ से 2 टाइम्स ऑफ डी हो जाएगा और यहाँ से 20 प्लस डी हो जाएगा और यहाँ से डी का वैल्यू कितना आएगा 10। डी विल बी सॉरी कुछ गलती हुई है, 10 ये 30 होगा नहीं, 15 15 30, तो डी विल बी 20। ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बताइए बात समझ में आ गई। सर एप्टीट्यूड तो पूछा जाता है बट क्या सेम क्वेश्चन पूछे गए हैं सब में या डिफरेंट? फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ इन तीनों में सेम क्वेश्चन पूछे गए हैं क्योंकि सेम शिफ्ट में इन तीनों का एग्जाम हुआ था। बाकी लाइफ साइंस और जो अर्थ साइंस है उसका मॉर्निंग की शिफ्ट में हुआ था एग्जाम, तो उसका क्वेश्चन पेपर अलग डिस्कस मैंने ऑलरेडी कर दिया। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए इसको तो बताइए। चलो इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है देखो हमसे। A stock market trader has lost 2/3 of her investment on a day। क्या कह रहे हैं, इसका आंसर 4th होगा। अभी देखते हैं। एक स्टॉक मार्केट ट्रेडर था, उसने लॉस किया क्या 2/3 ऑफ हर इन्वेस्टमेंट। 2/3 इन्वेस्टमेंट अगर लॉस कर दिया, नेक्स्ट डे शी रिकवर्ड 1/3 ऑफ द प्रीवियस डे लॉस। रिकवर कर लिया तो एक काम करते हैं, उसका जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, यानी कि मैं कहूँ कि जो उसने यहाँ पर इन्वेस्ट किया था कुछ मान लेते हैं। क्या मान लें कि उसने कितना इन्वेस्ट किया, 9 रुपीज़ इन्वेस्ट किए। 9 ही क्यों माना, 9 मानने का रीज़न क्या है? इस बार का कैसा था पेपर में? सही था, बढ़िया, फिर अच्छा पेपर। देखो 9 रुपीज़ अगर इन्वेस्ट किए हैं, ही लॉस 2/3 ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसका अगर 2/3 इसने अगर लॉस किया है तो कितना लॉस किया, एक तरह से 6 लॉस हो गया है। ठीक है, और बचा कितना है, 6 रुपये बचे हैं, 6 रुपये लॉस हो चुके हैं। अगर 2/3 उसने अगर यहाँ पर गवा दिया है तो बचा कितना, एक सेकेंड, 6 रुपये लॉस किए हैं, बचा कितना, 3 रुपये। तो 9 का 2/3 कितना होगा, 6 रुपीज़। ये लॉस हो गया, 3 रुपये बचे हैं। अब क्या कह रहा है, नेक्स्ट डे शी रिकवर्ड 1/3 ऑफ द प्रीवियस डे लॉस। प्रीवियस ईयर में जितना उसको लॉस हुआ था, इस लॉस का 1/3 इसने अगले दिन रिकवर कर लिया, इसको वापस मिल गया। तो 6 का 1/3 कितना होगा, 2 रुपीज़। 2 रुपये इसने फिर से यहाँ पर रिकवर कर लिए। 3 रुपये पहले बचे थे, 2 रुपये और आ गए, यानी कि 5 रुपये। टोटल पैसा उसके पास वापस आ गया 5 रुपये। लेकिन अभी भी लॉस कितना है, लॉस 4 रुपये का है, क्योंकि 6 में से 2 ही वापस आया है, 4 रुपये अभी भी लॉस में है। और ये है अपना रिकवर। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हर इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज शी लेफ्ट विद। जितना उसने इन्वेस्टमेंट किया था उसका कितना फ्रैक्शन उसके पास अभी बचा हुआ है। ये बचा कितना है, 5 था, कितना पहले 9 रुपये, यानी कि 5/9 हो जाएगा। जिसने ऑप्शन नंबर 4 किया है एकदम सही आंसर। बहुत अच्छे, आसान क्वेश्चन था। आपको इनिशियल वैल्यू को 9 मान लिया। 9 मानने के पीछे का रीजन क्या है, रीजन है कि मैं एक ऐसा वैल्यू को एज्यूम करूं जिसका 2/3 आसानी से निकल जाए। तो मैंने कहा भाई 2/3 निकल जाएगा तो 9 मान लेता हूं। फिर इसका 1/3 भी निकालना पड़ेगा, इसलिए मैंने 3 और 3 यानी कि 2 बार 2/3 1/3 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने इसको 9 मान लिया, जिससे 2 बार इसका 2/3 1/3 आसानी से निकल जाए। अगर ऐसा नहीं मानोगे, 100 मान लोगे, 10 मान लोगे, तो पॉइंट्स में आएगा। पॉइंट में कैलकुलेशन हमको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। आगे एक पजल का सवाल था, जरा ध्यान से देखिए क्या कह रहा है।
3 फ्रेंड मिस्टर रहमान, मिस्टर जॉर्ज एंड मिस्टर वेदांत मेट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। बहुत सालों के बाद ये लोग मिले हैं। इस बार हाँ पार्ट ए बहुत ज़्यादा इजी आया था, ना केवल फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में, लाइफ साइंस में भी बहुत आसान आया था। तो इस बार बहुत सारे स्टूडेंट्स ने 15 में से 15 क्वेश्चन सही करके आए हैं, है ना। चलो इस क्वेश्चन को देखिए। 3 फ्रेंड रहमान, जॉर्ज एंड मिस्टर वेदांत मेट आफ्टर लॉन्ग टाइम। बहुत समय के बाद ये लोग मिले हैं। दे वर वियरिंग रेड, ग्रीन एंड वॉयलेट कलर शर्ट। तीनों लोग किसी ना किसी कलर की शर्ट पहने हैं। कौन कौन सी? या तो रेड, या ग्रीन, या वॉयलेट। मिस्टर रहमान एंड द पर्सन वियरिंग द वॉयलेट शर्ट। मिस्टर रहमान और एक पर्सन जो कि वॉयलेट कलर की शर्ट पहना था। ये दो लोग कौन कौन? रहमान और वो पर्सन जो कि वॉयलेट कलर की शर्ट पहना है। इन्होंने नोटिस किया दैट नन ऑफ द 3 इज वियरिंग द कलर दैट स्टार्ट विद द सेम लेटर एज हिज नेम। यानी कि इन्होंने ये नोटिस किया कि जो हम लोगों का नाम है और जो हम लोग जिस कलर की शर्ट पहने हैं उनका नाम मैच नहीं कर रहा है, उनके जो इनिशियल्स है वो मैच नहीं कर रहे हैं। ये कह रहा है ना, वियरिंग अ कलर दैट स्टार्ट विद द सेम लेटर। सेम लेटर का नाम और सेम लेटर का कलर का नाम मैच नहीं करेगा। यानी कि रहमान रेड कलर का शर्ट नहीं पहन सकता क्योंकि आर से रेड हो गया, आर से रहमान हो गया। ऐसे ही जॉर्ज ग्रीन कलर की शर्ट नहीं पहन सकता क्योंकि जी से ग्रीन हो गया, जी से जॉर्ज हो गया। ऐसे ही ये वॉयलेट कलर की शर्ट नहीं पहनेगा वेदांत। यानी कि रहमान कौन सी शर्ट पहनेगा फिर बताओ? वॉयलेट वाले के साथ खड़ा हुआ है और इन दोनों ने नोटिस किया कि हम लोग अपने नाम के जो लेटर है और जो कलर का लेटर है, शर्ट के कलर का लेटर है, वो मैच नहीं कर रहा है। यानी कि राम रेड नहीं पहनेगा पहली बात, और वॉयलेट ये पहन नहीं सकता क्योंकि सामने जो खड़ा हुआ पर्सन है वो ऑलरेडी वॉयलेट पहना हुआ है। तो रहमान खुद तो वॉयलेट पहनेगा नहीं, तो क्या बचा? ग्रीन बचा। ये ग्रीन कलर का ही शर्ट पहन सकता है, रेड पहनेगा नहीं। वॉयलेट सामने वाला पर्सन पहना हुआ है, तो क्या बचा? ग्रीन। बाकी बात करें वॉयलेट की, वॉयलेट वाला जो पर्सन होगा वो वेदांत तो होगा नहीं क्योंकि वी से वेदांत है, वी से वॉयलेट है, और रहमान हो नहीं सकता, वो ग्रीन पहना हुआ है। तो बचा कौन फिर? दैट विल बी जॉर्ज। अब बाकी जो बचा वेदांत, वो क्या पहनेगा फिर? रेड। इसके लिए एक ही बचा फिर रेड। इस ऑर्डर में ये लोग शर्ट पहनेंगे, यही हमको बताना है। रहमान इज ग्रीन, रहमान इज ग्रीन, एंड वॉयलेट, जॉर्ज इज वॉयलेट, जॉर्ज इज वॉयलेट, एंड वेदांत इज रेड। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। सबका आंसर आया था बताइए? क्या ये बात सबकी क्लियर है कि नहीं? बोलिए बोलिए फटाफट से। एक और क्वेश्चन था, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, आखिरी सवाल है। अ सर्किल ऑफ रेडियस 1 यूनिट इज डिवाइडेड इनटू 4 क्वार्टर्स एंड रीजॉइंड एज शोन इन द बिलो फिगर। व्हाट इज द एरिया इन ऑफ दिस शेप? इस शेप का हमको यहाँ पर बताना है क्या एरिया होगा। तो भाई एक बात सुनो, एक तार लो, एक लंबा सा वायर लो, उस वायर को एक इस तरह से गोल कर दो, सर्किल बना दो। सर्किल को इस तरह से आपने गोल बनाया। अब इस सर्कुलर वायर को आपने डिवाइडेड इनटू 4 क्वार्टर, इसको 4 क्वार्टर में काटा। यहां से काटा 4 क्वार्टर में, 4 बराबर बराबर हिस्से मैंने इसके कर दिए। अब ये जो वायर है ना, ये वाला, इस वायर को मैंने कैसे जोड़ा? अंदर की तरफ ऐसे जोड़ दिया, जैसे आप फिगर में देख पा रहे हो। ये वाला जो फिगर है ना, ये वाला, ये तो ये वाला है। ये जो नीचे देख रहे हो ये वाला है। बाकी जो ये देख रहे हो ये, तो ये बाहर वाले वायर को उल्टा घुमा के लगा दिया इस तरह से, और इधर वाले जो वायर है ये वाला, इसको अंदर की तरफ ऐसे लगा दिया लाइक दिस। अब इसका एरिया पूछता है। अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। अगर ये पूरा सर्किल होता, क्योंकि हमको बोला है इसका रेडियस कितना? 1 यूनिट। अगर ये पूरा सर्किल होता, इसका एरिया कितना होता? पाई आर स्क्वायर। आर कितना है? 1, तब इसका एरिया होता पाई। तो पाई तो आंसर होगा नहीं, और हमको पता है पाई का वैल्यू 3.14 होता है, तो 4 भी आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सर्किल का एरिया मैक्स टू मैक्स हो सकता था कितना? पाई। अब इस सर्किल से तो बहुत कम एरिया है ना, हमने इसका एरिया काट दिया यहाँ से, तो 3.14 तो वैसे ही नहीं होगा। ऊपर से 3.1 से भी ज्यादा कह रहा है, 4 कह रहा है, 4 तो और ज्यादा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। फिर बात करते हैं इसका एरिया 1, क्या 1 हो सकता है क्या? 1 भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक क्वार्टर तो बचा है ना इसका, एक क्वार्टर यहाँ बचा है, एक क्वार्टर यहाँ बचा है, बाकी थोड़ा एरिया और बचा है यहाँ पर। तो एक क्वार्टर का एरिया कितना होगा बताओ? पाई आर
स्क्वायर बाई 4, ऐसा कुछ होगा। एक क्वार्टर का एरिया कह रहा हूँ क्योंकि जो क्वार्टर का एरिया होता है दैट इज पाई आर स्क्वायर बाई 4, 1/4 होता है सर्किल के एरिया का। तो 2 क्वार्टर है तो 2 क्वार्टर का एरिया कितना होगा, 2 क्वार्टर का मतलब एक सेमी सर्किल का एरिया हो जाएगा। जब काटोगे तो कितना आएगा 3.14/2, तो लगभग लगभग 1 पॉइंट कितना होगा 1.5 समथिंग होगा। तो इसका मतलब इसका आंसर 1 भी नहीं हो सकता, तो फिर 2 ही होगा। क्यों? क्योंकि जो एक्स्ट्रा जो एरिया आपको दिख रहा है ना ये वाला, इसमें ये भी प्लस होना बाकी था, मैंने वो करा नहीं पूरा, बट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। ऐसे आपको दिमाग लगाना है सवाल में। अच्छा क्वेश्चन था सर, हम 1 कर रहे थे मगर नेगेटिव मार्किंग ने हमारे हाथ रोक दिए। ठीक है, बिल्कुल देखो, अगर क्वेश्चन अगर कंफर्म ना हो ना तो वहां पे क्वेश्चन को अटेम्प्ट ना ही करें तो बेहतर है। बात समझ में आ गई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि सेकंड। ठीक है, अब देखो ये जो पहला वाला जो क्वेश्चन था ना, मैं इसको फिर से डिस्कस करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं इसको फिर से डिस्कस करना चाहता हूँ, मुझे थोड़ा सा इसमें डाउट लग रहा है। मुझे इस पहले वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा लग रहा है डाउट। बाकी जितने क्वेश्चन मैंने आपको बताए वो सारे के सारे मैंने ऑप्शन पे टिक लगा दिए हैं। एक बार देख लेना कि अगर आपके आंसर वो आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो आप उसको चैलेंज कर देना अगर आपकी आंसर की में कुछ डिफरेंट आंसर दे रखा है तब। देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है सुरेश आज रमेश, सुरेश ने रमेश से बोला टू आइडेंटिफाई द पर्सन इन द फोटो दैट द लेटर इज होल्डिंग, यानी कि रमेश एक फोटो को होल्ड किया हुआ था अपने हाथों में। रमेश ने रिस्पॉन्ड किया सुरेश का कि आई हैव नो ब्रदर एंड सिस्टर, यानी कि मेरा कोई भाई और मेरी कोई भी बहन नहीं है। हाउएवर दैट मैन्स फादर, यानी कि जो फोटोग्राफ है सर की में 2 ऑप्शन था लास्ट वाले में। अच्छा एक सेकंड रुको, कौन सा वाला क्वेश्चन कह रहे हो? ये वाला कह रहे हो? फर्स्ट वाला था? नहीं, फर्स्ट वाला नहीं होगा, इसका आंसर होगा 2 होगा। ठीक है, इसको सही से करना, देख लेना। 2 नहीं होगा, इसका आंसर ये होगा थर्ड वन, यानी कि आंसर तो 2 ही आ रहा है बट ऑप्शन नंबर 3 है। तो अपने आंसर की में देख लेना, अपने क्वेश्चन पेपर में देख लेना वो 2 जिसका आंसर है वो कौन से ऑप्शन नंबर पे है। ठीक है चलो बाकी इस क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं दोबारा से, थोड़ा सा मुझे लग रहा है इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। However, the man's father is my father's son. Okay, I have no brother and sister. However, that man's father, यानी कि इसके जो आदमी के जो पिताजी हैं, that man's father, जो इसके पिताजी हैं, फादर हैं, is my father's son. That man's father, अच्छा ये मेरे is my father's son, मेरे जो फादर यानी कि रमेश के जो फादर है ना, यानी कि रमेश यहां पर होगा। रमेश यानी कि मुझे लगता है रमेश ही है वो। हु इज द पर्सन इन द फोटोग्राफ? द मेन्स फादर इज माई फादर सन। ओके, रमेश अगर खुद की फोटो होल्ड करेगा ना, रमेश अगर खुद की फोटो होल्ड करेगा तो इसमें रमेश टिक किया था। हाँ, मुझे भी रमेश ही क्यों लग रहा है, मुझे भी ऐसा लग रहा है सर 1 होगा सर, इसका आंसर 3-1 होगा। मैं देखता हूँ, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है मुझे को, जो जिस तरह से कह रहा है ना, अगर मान लेते हैं रमेश ही है, मान लो अगर ये रमेश है, ऐसे मान लो द मैन इन द फोटोग्राफ, द मैन्स फादर जो फादर हैं इज माई फादर सन। इज माई फादर्स, उस मैन के जो फादर हैं माई फादर सन। ठीक है, फादर का सन है ना, फादर का सन है, इसका मतलब वो रमेश तो यहाँ पर होगा ना, रमेश यहाँ पर होगा, लेकिन जो फोटोग्राफ है वो तो उसके बेटे की है। ठीक है ठीक है, रमेश का सन ही होगा। ठीक है, वो रमेश का सन ही होना चाहिए। थोड़ा सा ये सोचने समझने वाला सवाल था। ये उस पर्सन के लिए नहीं कह रहा है, उस पर्सन के जो पिताजी हैं, जो फोटोग्राफ है ना जिसका, इस फोटोग्राफ में जो इसके पिताजी हैं, फादर हैं, द मैन्स फादर यानी कि इसके जो पिताजी हैं इज माई फादर सन, यानी कि इस फोटोग्राफ में जो पिताजी हैं इसके, जो कि रमेश का ही वो बेटा है एक तरह से। रमेश अपने बेटे के लिए कह रहा है कि जो जो फोटोग्राफ मेरे बेटे का जो है ना, इसके जो पिताजी हैं, कि जो फादर हैं ये
रमेश खुद के लिए कह रहा है इज माई फादर सन, ये कौन है, मेरे फादर के सन है, तो फादर का सन तो वही रमेश खुद हो जाएगा। इस तरह का बनेगा आपका पैटर्न। तो ये नहीं कि जो फोटोग्राफ में था वो तो रमेश का सन ही होगा, या सही है। तीसरा इसका आंसर होगा रमेश नहीं होगा, ठीक है, दैट विल बी ऑप्शन नंबर 3। जिसने जिसने ऑप्शन नंबर 3 रमेश सन किया है एकदम सही है। अगर कुछ और आंसर करके आए हो तो सोच रहे हो चैलेंज कर लेंगे तो वो गलत हो जाएगा। ब्लड रिलेशन का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन को कहते हैं पॉइंटिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन। किसी को पॉइंट करके बोलते हैं कि ये जो सामने पर्सन खड़ा है इसके फादर के बेटे का कजन का, इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो मैंने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर दिए एक एक करके, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। सारे क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत लगती है तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। अब मिलते हैं हम लोग कब, सुबह मिलेंगे 11 बजे वाली क्लास में, वहीं पे डिस्कस करेंगे। और इमोशन 1.0 बैच हमने स्टार्ट कर दिया है, सभी को वहाँ पर जुड़ना है सुबह 11 बजे। बाकी आप लोग ऐप पर जुड़ सकते हो, ऐप के अंदर बहुत सारा डेटा कंटेंट आपको मिलता है, जहाँ पर आपको अपना नंबर, नाम और सब्जेक्ट के अंदर आपको CSIR एप्टीट्यूड, इसी से ही एंट्री लेनी है। जब CSIR एप्टीट्यूड नाम से जब एंट्री लोगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा वहाँ पर, और बहुत सारा ऐसा कंटेंट है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलने वाला है। तो CSIR एप्टीट्यूड नाम से सब्जेक्ट से आप वहाँ पर करना रजिस्टर, और कुछ मॉक टेस्ट करके देख लेना। यहाँ पर जब CSIR एप्टीट्यूड में जब क्लिक करोगे, CSIR नेट पे क्लिक करोगे, फिर करना CSIR एप्टीट्यूड पे, और फिर आप टैप करना लर्न फ्री वाले ऑप्शन पे। ऑनलाइन टेस्ट पे बहुत सारे आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, और लेक्चर वाले सेक्शन पे आपको मिल जाएगा PDF, ठीक है। इनको कर लेना और फिर मुझे बताना। बाकी ये देखो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी आपको मिल जाते हैं, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो PYQ हर एक सब्जेक्ट के आपको यहाँ पर अवेलेबल हैं, जो कि मैथमेटिक्स के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और लाइफ साइंस के सभी सब्जेक्ट के अवेलेबल हैं, जाके ज़रूर देखें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच गाइज एंड हैप्पी लर्निंग।